होता है, इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अंतरलिखित कोण क्या होता है? देखो, ये यहाँ पर एक सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, जिसका केंद्र बिंदु O है, और इसमें एक कोण बनाया। ठीक है, इस कोण का नाम मैंने दिया है ए बी सी। मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया, उस वृत्त में मैंने एक कोण बनाया ए बी सी। इस कोण का जो शीर्ष बिंदु है P, इस वृत्त पर स्थित यह है ना, और बाकी कोण की जो दो भुजाएं ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं वृत्त को बिंदु ए और बिंदु सी, दोनों बिंदु पर क्या है, वृत्त को विच्छेदित करती है। अर्थ ये हुआ कि अगर वृत्त में कोई कोण इस प्रकार से बना है जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित है तथा उसकी दोनों भुजाओं, जो दो भुजाएं वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, तो उस कोण को हम अंतरलिखित कोण कहते हैं। तो ये जो हमारा बना कोण ए बी सी, ये कोण हो गया हमारा अंतरलिखित कोण। ठीक है, कोण ए बी सी ये हमारा हो जाएगा अंतरलिखित कोण। मॅडम अर्चना मॅडम, अर्चना मॅडम आवाज येत आहे? अब इस बार हम देखते हैं अंतखंडित चाप। मैडम अर्चना मैडम, जिस चीज की जरूरत है पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रमेय करेंगे। अब मैडम आवाज आ रहा है? अंतखंडित चाप। अंतखंडित चाप का अर्थ होता है कि ये जो अंतरलिखित कोण है, ये जो अंतरलिखित कोण है, इस कोण के द्वारा कितना चाप उसने बनाया। देखो, अगर यहाँ मैं एक पॉइंट डी लेती हूँ, ये कोण ए स्टार्ट हुआ और यहाँ सी पर आके खत्म हुआ, बीच में ये जो चाप बना है अर्चना मैडम, तो ये चाप है बीच में, ये चाप कहलाएगा अंतखंडित चाप। अंतरलिखित कोण ए बी सी द्वारा अंतखंडित चाप ए बी सी, अर्चना मैडम आवाज आ रही है मेरी? चाप अर्चना मैडम, ए डी सी होगा। समझ में? अंतरलिखित कोण मतलब ये जो कोण है वृत्त के अंदर, ये अंतरलिखित कोण, और इसके द्वारा जो चाप हमने बनाया वो हो गया अंतरखंडित चाप। अंतरलिखित चाप और अंतरखंडित चाप दोनों हो गए। अब इसके बाद में हम प्रमेय शुरू करते हैं कि अंतरलिखित कोण का प्रमेय क्या है। अर्चना मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? अर्चना मैडम, अंतरलिखित कोण का जो प्रमेय वो आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पर है, उसमें यह है कि अंतरलिखित प्रमेय, अंतरलिखित कोण का प्रमेय मतलब में अंतरलिखित कोण का माप उसके अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। अर्थ ये हुआ, आकृति से समझे तो ये जो कोण बना है ए बी सी, डी जो कोण बने वो ये ए डी सी का आधा होगा। ये हम यहाँ पर जाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम प्रमेय करते हैं। सबसे पहले प्रमेय करने के लिए हमको पूरा स्टेटमेंट जो कथन दिया रहता है उस कथन को लिखना पड़ता है। प्रमेय सब स्टेप एक एक कर लिखनी पड़ती है, तभी उस प्रमेय पूरा मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहले हमें जो कथन, अगर कोई में कथन दिया है उस कथन को वापस हमको आंसर पत्र में लिखना पड़ता है। सबसे पहले प्रमेय जो है वो है में। अर्चना मैडम आवाज आ रही है मेरी? ब्लर हो रहा है व्हाइट बोर्ड, ऑटो फोकस सेटिंग हुआ है, थोड़ा सा कुछ कीजिए मोबाइल में। वृत्त में अंतरलिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप का आधा होता है।
ये हो गया प्रमेय। प्रमेय के बाद में जो हमारा स्टेप वो है दत्त। दत्त का अर्थ होता है क्वेश्चन में हमको क्या चीज दी गई। दत्त मतलब दिया गया, क्या हमको दिया है। तो सेकेंड जो है आ रहा है वो दत्त। अब दत्त अलामत में क्या दिया है, वृत्त में, मतलब इसका मतलब वो एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वृत्त है और इस केंद्र बिंदु में वो दिया हुआ है वो है। तो ठीक है, तो हमने सर पहले लिखा ओ केंद्र वाला वृत्त, ये हमारे पास दिया है। अब इसमें और क्या चीज दी है, अंतर्लिखित कोण। अंतर्लिखित कौन सा दिया है, ए बी सी। ओ केंद्र वाले वृत्त में अंतर्लिखित कोण, अंतर्लिखित कोण क्या नाम है उसका, ए बी सी। इसके बाद में क्या बोला है, उसके द्वारा अंतखंडित चाप, ये भी हमको दो है। तो अंतखंडित चाप कौन है, ए बी सी, इसी को हम चाहते हैं ना। ठीक है, तो अंतखंडित कोण ए बी सी द्वारा अंतखंडित चाप एडीसी है। ये हो गया हमारा में। और वापिस में हमको क्या बोला, वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो ये जो कोण है इसका आधा होता है, ये को सिद्ध कर दी। इसके लिए सबसे पहले जो कथन है उस कथन को लिखते हैं। बाद में दूसरा पॉइंट हमारा दत्त आता है। दत्त में एक लिखना है जो हम क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है हमारा साध्य। साध्य का अर्थ होता है कि क्या हो सिद्ध करना है, उत्तर क्या आना है। अब उत्तर क्या आना है कि जो माप है अंतर्लिखित कोण का वो अंतखंड चाप का आधा है। अंतर्लिखित कोण है यहाँ कोण ए बी सी, अंतर्लिखित में ये किसका होना चाहिए, चाप का आधा, मतलब अंतखंडी चाप ए बी सी, इसका आधा मतलब 1/2 चाप ए बी सी। यहाँ पर एम का मतलब होता है चाप का माप, मेजर। 1/2 माप चाप ए बी सी। ठीक है, ये चीज वो है जो है इस तरह करनी है। इसके बाद हमारे प्रश्न यहाँ पे आता है रचना। रचना है वो हर थ्योरम में रचना ही होती, किसी की प्रमेय में रचना ही जाती है। अवना का अर्थ होता है हमने इसमें क्या एक्स्ट्रा किया। तो ये देखो अवना में ओ से लेकर सी तक ने ये एक रेखा खींची और ये दिखाई दे रही है कि ये इस वृत्त की त्रिज्या है। तो हम लिख सकते ओ सी त्रिज्या खींची। दूसरी रचना इसमें क्या करना है हमको कि ये जो ये यहाँ से एक रेखा खींचना है जो इस वृत्त को प्रतिच्छेदित करे। ये यहाँ से मैंने लिया। बी से मैंने ओ से होती है एक रेखा की जो वृत्त को ई बिंदु प्रतिच्छेदित करिए, उसको यहाँ लिखेंगे बी ओ रेखा खींची दो वृत्त को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करता है। ये हमारा दत्त साध्य और रचना होगी। के बाद का जो पॉइंट हमारा है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है, अब तो हम हल करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं।
उत्पत्ति है। अब उत्पत्ति में हम देखें कि यहाँ ये जो आकृति है, इस आकृति में यहाँ BOC हमको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये देखिए BOC एक त्रिभुज दिख रहा। अब हम त्रिभुज में देखें, सबसे पहले इसमें लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज BOC। अब इसमें हम क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसकी 3 भुजा है, एक भुजा OP, एक भुजा OC और एक भुजा BC। इस तरह टोटल 3 भुजा है। 3 भुजा है और 3 भाग में से अगर हम नोट को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो OC है ये वृत्त की त्रिज्या है और ये जो OB है ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों की दोनों त्रिज्या है वो इस एक ही वृत्त में बनी है। अर्चना मैडम, अब एक ही वृत्त में 2 त्रिज्या है तो वो आपस में क्या हो जाती है? समान हो जाते हैं। अर्चना मैडम, इसलिए हम यहाँ पर लिखे भुजा। साइड बोर्ड ब्लर हो रहा है मैडम, ऑटो फोकस का प्रॉब्लम है, जरा सेटिंग करने बोलिए आपको अगर आवाज आ रही है तो। बराबर भुजा OB। इसका कारण क्या लेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इस दोनों भुजाओं को हमने कर दिया, बराबर हो दिया। अब जब ये त्रिभुज की 2 भुजा बराबर बता दी तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जो परिभाषा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय है कि अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये जो भुजा O से इसके सामने का कोण B और ये जो भुजा O है इसके सामने का कोण है C। ये दोनों कोण आपस में हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जिस कोण की बात हम कर रहे हैं उसको बीच में लिखते हैं। अब मुझे कोण की बात करें तो मुझे क्या लिखना पड़ा? कोण OBC। ठीक, तो मेरा अगला स्टेप में लिखा कोण OBC बराबर कौन सा कोण बराबर है? C। अब इसका OCB क्योंकि वो B और C ये दोनों कोणों को बराबर दिया हमने, इसके लिए को बीच में लिखा और नियम लगाया हमने यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से दोनों क्या कोण आपस में बराबर। अब दोनों बराबर है आपस में तो इनके मान होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। अब हम क्या करते हैं? इसका मान हमारे पास दिया है तो हम मानते हैं, माना कि ये जो कोण है इसका मान x है, ये C का मान x है और C का मान x अंश होगा तो B का मान भी x अंश होगा। ठीक, तब वही स्टेप हम अगली स्टेप यहाँ लिखते हैं। कोण OBC बराबर कोण OCB बराबर x। हमने क्या किया? x अंश इसको मान लिया। अब इस साथ में अगर आकृति में हम देखें तो OBC ये है O, ये है B और ये तो ये तरह से कोण ना हुआ है। क्या है? ये कोण ऐसा ऐसा बना है। यहाँ पर O है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ठीक है, ये इस तरह से है। ये कोण x माने, ये कोण हमने x माना और यहाँ पर जो को प्रतिच्छेद किया वो बिंदु है। यहाँ देखते हो कोण OBC ये x है, इस नाम में EBC भी सकती हूँ क्योंकि कोण वही रहेगा, कोण चेंज होने वाला नहीं है। तो इस OB की जगह पर मैं उसको EBC लिख सकती हूँ क्योंकि एक कोण के नाम, कोण चेंज होने वाला है वही रहने वाले OBC।
कौन सा कोण इसमें बी। अगर मैंने इसको ई बी सी कहा तो भी कौन सा है, बी ना। तो इस तरह से हम ओबीसी को हम ई बी सी भी सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिखा कोण ई बी सी, ये होगा एक्स अंश। कोण का भिन्न नाम, ठीक है। अब ये मेरा समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ देखते हैं ये जो त्रिभुज हमारा था ओ बी सी, इस त्रिभुज के अभी जैसे मैं आपको बताई थी है इस तरह से ऐसा, ये यहाँ पर ओ इधर की है सी है और ये यहाँ पर, ये जो है त्रिभुज के बाहर का कोण है। इसका मतलब ये जो ई ओ सी इसका बहिकोण हो जाएगा। त्रिभुज के बाहर का कोण है तो हम बहिकोण कहते हैं। तो यहाँ से ये जो कोण है ई ओ सी, ये कौन सा हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा, ठीक है। तो बहिष्कोण प्रमेय हमारे पास है। बहिष्कोण में जो हमने 9 में पढ़ा था, बहिष्कोण में का माप उसके दूरस्थ स्थित कोणों के मापों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका जो माप होगा वो दो कोणों का योग होगा। तो यहाँ पर इसका एक्स है, इसका भी मान एक्स है, तो इन दोनों को योग करेंगे तो ये कोण हमको मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोण ई ओ सी, ये बहिष्कोण है तो यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, कोण ओ बी सी, कोण ओ सी बी। और कारण क्या आएगा, बहिष्कोण में। बहिष्कोण प्रमेय से आया। अब हम माना था ये दो कोण एक से अंश के थे, एक अंश का और ये एक अंश का। तो ये जो हमारा कोण बना ई ओ सी कितने का हो गया, 2 1, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं इसके मतलब 1 होता है, 1 से इसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 को 1 मिला के क्या हो जाएगा, 2x। तो ई ओ सी ये जो कोण किया हमारा कितना हो जाएगा, 2x का। अब इसके बाद हम आते हैं पर ये जो POC बना है, ये देखिए कहाँ बना है, किस बिंदु बना है, O पे बना है ना। EOC ये बना है, O बना है। तो O क्या है, का केंद्र बिंदु है। इसका मतलब EOC वृत्त के लिए कोण हुआ, क्योंकि केंद्रीय कोण क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र पे बनने वाले कोण को केंद्र कोण कहते हैं। तो EOC कोण है वो हो गया केंद्रीय कोण, कोण EOC। ये कौन सा कोण है आपस में, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण है तो केंद्रीय कोण का नियम है कि केंद्रीय कोण का जो माप होता है वही माप उसके द्वारा जो चाप बनाए उसका होता है। मतलब 2a केंद्रीय कोण का माप है तो इसके द्वारा को ये चाप बना है, ये जो केंद्रीय कोण है इस द्वारा ये बन रहा है इसी। तो इसी माप भी कितना आएगा, टेक्स। केंद्रीय कोण का वहां से देखो एक से ये वृत्त है, मान लो ये केंद्र बिंदु है O, ये हमने ये त्रिभुज पर कोण बना, इस कोण का माप अगर 4 अंश है तो इसके सामने का जो चाप है इस चाप का माप भी 50 अंश होगा। नियम हमने लगाया कि केंद्रीय कोण ये जो है इस माप 2x है तो इसके सामने का जो चाप है उसका माप भी 2x अंश होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चाप एम चाप ई सी बराबर कितना होगा 2x। ये होगा समीकरण नंबर 2। हमारा जो समीकरण ए था यहाँ पर लिखा था सही, कोण ई बी सी बराबर 1 सन। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब इन दोनों को हम देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड जो दायां पक्ष है उसमें यहाँ ए दिख रहा है समीकरण 1, और समीकरण 2 में कितना दिखाई रहा है 2। दोनों को अगर हम देखते हैं तो ही तुलना करके हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तो कोण है, देखो एक कोण है ना, ये कोण इसका आधा है क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 हुआ ना, तो कोण है आधा है इस चाप का। तो इसको हम लिखे आगे कोण समीकरण 1 और 2 से कोण ईबीसी जो कोण है ये हमको आधा दिखाई रहा है इस चाप का, तो ये आधा कर दिया एम चाप ईसी हो गया इसी का आधा। ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से समीकरण नंबर 3 गया। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने इस कोण का इधर वाला भाग सॉल्व किया है उसी तरह से हमको इधर वाला भी सॉल्व कर देगा। लेकिन जो प्रमेय है उसमें हम एक सिद्धक देते हैं, बाकी अगर सेम रहता है तो हम यहाँ लेते हैं उसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम अभी ये करेंगे, अगर वो हल करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ए ओ है इसको अगर हम ऐसी त्रिज्या खींचे तो यहाँ पर भी ऐसे त्रिभुज देगा पी ओ ए। ये त्रिभुज क्या जैसा बना था ओ बी सी वैसे यहाँ पर ओ बी ए बना। तो ये त्रिज्या और ओ बी ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे कि एक ही में बनी हुई त्रिज्या। इसी तरह से ये दोनों भुजाएं तो दोनों भुजाएं इसमें इनके आमने सामने के भी क्या हो जाएंगे सेम, कोण ए कोण बी भी दिखाएंगे हम लोग सेम है। जो स्टेप हमने यहाँ किए वो सेम यहाँ है, लेकिन उसको करके नहीं दिखते, एक बार सॉल्व होगा दूसरा से तो लिख देते प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये यहाँ लिखते हैं इसी प्रकार ए को त्रिज्या खींचकर क्या सिद्ध करेंगे। अभी हम यहाँ पर इसका चाल है ए और तो कौन सा बना है ए बी, ये वाला कौन है, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये ए बी ये तो ए बी है हमारे पास में ए बी, ये कौन है और इसका चाप कौन सा है इसे लेकर ई, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया एम चाप ए सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध किया जा सकता है, ये जो है ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 इसको अब हम करेंगे जोड़। समीकरण 3 समीकरण 4 दोनों को हमने किया जोड़ दिया, ठीक है। समीकरण 3 समीकरण 4 अगर हमारे पास टाइम कम हो तो वहां पे प्लस करने लगा सकते हैं और नहीं हम लिख सकते समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर। ऐसे अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। जोड़ते सब याद रखना दोनों
समीकरण को जब जोड़ा जाता है तो LHS वाला लेफ्ट हैंड साइड साथ ही जुड़ता है और राइट हैंड साइड के साथ ही जुड़ता है। मतलब ये समीकरण का दायां पक्ष समीकरण के बाएं पक्ष के साथ जोड़ेंगे और उसी समीकरण का दायां पक्ष दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष के साथ जोड़ा जाएगा। नियम में समीकरण जोड़ने का हमेशा याद रखना, जब भी समीकरण को जोड़ना हो बायां पक्ष बाएं के साथ और दायां पक्ष दाएं के साथ जोड़ना है। तो अब उसी नियम को हम यहाँ लगाएंगे। 3 और 4 जोड़ना है। 3 समीकरण जो बायां पक्ष है वो है कोण EBC, तो कोण EBC अब क्या करना है, जोड़ना है, इसीलिए मैंने किया चिन्ह लगा दिया। समीकरण 4 का बायां पक्ष कोण AE, ये तो बाएं पक्ष भी है। अब इसको यहाँ दाएं पक्ष पे, अब दाएं पक्ष का यहाँ से लिया 1/2 MPC ये लिया और जरा समीकरण चका दायां पक्ष लिया प्लस 1/2 M4AE अब इसको देख लो तो ये कोण EB आकृति में देखिए EBC दिख रहा है, EBC ये वाला कोण है हमको ये, और उसके बाद ABE इसको भी आकृति में देखो ABE ये इसके साथ लगता है, मतलब ये पूरा की पूरा कोण हमको दिखाई दे। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास ये B का कोण मिलता है ना। तो हम इन दोनों को हटा कर लिख सकते हैं B वाला, तो इसका क्या है ABC, तो इस पूरे को आगे हम लिख दे कोण ABC बराबर। अब यहाँ पर क्या है, दोनों से में हमको कौन सी चीज दिख रही है 1/2 1/2। ये जो 1/2 है वो कॉमन है, जिसको सामान्य के अपनी हिंदी भाषा में, तो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा बाहर और यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये मैं आगे दिया इसको। अब अंदर वो बच गया ब्रैकेट में लिखे, यहाँ से बचा M चाप EC मतलब ई चाप का माप M चाप EC बचा। यहाँ से भी 1/2 हमने कौन निकाला, तो यहाँ क्या बचा M चाप AE। ये जो ब्रैकेट में है इसको अब हम आकृति में लिखेंगे M चाप EC मतलब EC चाप कहाँ है, ये जहाँ मैंने एक से लिखा ये है E चाप। इसके बाद में AE मतलब ये A से लेकर E तक, तो A से लेकर E तक ये और E से लेकर C तक, तो ये पूरा चाप के हमको क्या करना है, इसको दोनों को जोड़ना है। जब हमने इन दोनों को आकृति में लिखा और जोड़ा तो जोड़ने पे कौन सा चाप है हमको पूरा A लेके C तक, तो इसको हम ADC भी लिख सकते हैं या AEC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये पूरे की जगह लिख दिया हमने M चाप ADC। जो हमको सिद्ध करना था, हमको क्या सिद्ध करना था कि अंतरलिखित कोण ABC ये अंतरलिखित कोण ABC इसका आधा होता है ADC, उसके द्वारा अंतःखंड किए गए चाप का आधा होता है। सिद्ध करना तो यहाँ देखो हम कर दिया चाप ADC का आधा, तो ये है चाप और इसका क्या किया आधा, क्या ADC ABC अंतरलिखित कोण, ये हमारा अंतरलिखित पूरा प्रमेय था। ठीक है, यहाँ पर ये प्रमेय खत्म हुआ। अब इसके बाद में हम दूसरा प्रमेय देखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज प्रमेय। ये मैंने प्रमेय समझाया है, इसके बाद जब आपका पूरा सब लेक्चर खत्म होगा
तो शाम समय आराम से बैठ के अपना टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पे जो अंतरलिखित कोण का प्रमेय उसको एक बार देखो, कहाँ कैसा था बताया था, बुक में रीजन भी दिया रहता है। ठीक है, अब इस बाद में हम चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय देखेंगे। अब चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय देखेंगे। अब चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय करने से पहले चक्रीय चतुर्भुज की थोड़ी जानकारी लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या है, नाम देखो, चतुर्भुज मालूम में सबको, चार भुजाओं से बनी आकृति को कहते हैं चतुर्भुज। चक्रीय, अब आपके सामने कोई चक्र कहता है तो आपके सामने कौन सा आकृति दिखता है, ऐसा गोल आकृति दिखता है, चक्के जैसा, गोल के जैसा। तो याद रखना ना से चक्रीय चतुर्भुज मतलब गोल के वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज। ठीक है, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन अब चतुर्भुज की अगर परिभाषा लिखने के लिए की उसको हम सुव्यवस्थित जरा लिखना पड़ा, तो कैसे उसकी परिभाषा, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी, जिस चतुर्भुज के चार शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं आकृति समझाती हूँ। ये है वृत्त, वृत्त के अंदर मैंने क्या बनाया, चतुर्भुज। तो ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु, ये चतुर्भुज का एक शीर्ष बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा शीर्ष बिंदु सी है और चौथा शीर्ष बिंदु क्या है, डी है। तो ये चारों शीर्ष बिंदु कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमको, वृत्त के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चक्रीय चतुर्भुज की आकृति और चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है, ये देखो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप 180 अंश होता है। या इसी को इसको दूसरे भाषा में ऐसा होता है, कभी कभी दिया रहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। या क्या हो जाता है, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ होता है 180। दोनों प्रमेय एक ही है, किताब में दिया है सम्मुख कोण संपूरक होते हैं,
अगर मान लो एग्जाम में आया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, सिद्ध कीजिए, तो भी इसी प्रमेय को हमको वहां लिखना है, क्योंकि संपूरक का अर्थ ही होता है 180 अंश। ठीक है, दोनों प्रमेय एक ही है। तो ये यहाँ पर हमारा प्रमेय लिखा हमने। कथन हमारा सबसे पहले प्रमेय हल करते समय मैंने बताया कि कथन लिखना जरूरी है, तो हमने सबसे पहले प्रमेय लिखा जो हमको कोई परीक्षा में या हमारे पास जो दिया हुआ है। अब इसके बाद में हम लिखते हैं दत्त। दत्त दत्त हमेशा हमको जो कथन है ना उसी में से मिलेगा, कहीं बाहर से हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे पास प्रमेय है उसी में से हमको दत्त निकालना है। तो प्रमेय क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब हमारे पास क्या दिया है? चक्रीय चतुर्भुज दिया है और उसका नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा? ABCD। तो बस हम यहाँ लिख देंगे कि एक चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब यहाँ हमने चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ देखा, 180 हमको मालूम है। अब बचा हमारे पास सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? आमने सामने के कोण। ठीक है, तो आमने सामने का मतलब कोण बी के सामने कौन सा दिखाई दे रहा है? डी। इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180। दूसरा, यहाँ पर ए कोण है, इसके सामने कौन सा कोण है? सी कोण। तो ए और सी को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 अंश। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, ये आंसर हमको लाना है। ठीक, अब हम देखते हैं। दत्त हो गया, दत्त के बाद में साध्य। साध्य अभी मैंने बताया कि सम्मुख कोणों का योग मतलब कोण बी और कोण डी का योग कितना आना चाहिए? 180 अंश। कोण बी और कोण डी का योग 180 आना चाहिए। अगर चाहे तो कोई ये भी लिख सकता है, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है ना, तो कोण ए और कोण सी, इसका योग भी 180 आना चाहिए, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है। ये दो हमको सिद्ध करना है, दो में से कोई भी हम एक सिद्ध करके बताएंगे और दूसरा लिख देंगे। इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, ये हमारा हो गया साध्य। इसके बाद में आती है उत्पत्ति। मैंने पिछले प्रमेय में अभी जो पढ़ाया उसमें बोला था रचना प्रत्येक प्रमेय में नहीं होती है। जिस प्रमेय में गरज है या आवश्यकता है उसी प्रमेय में हमको रचना करनी है। अब ये हमारा जो चक्रीय चतुर्भुज है इसमें रचना की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम साध्य के बाद में कहाँ आ गए? उत्पत्ति में। ठीक है, अब ये उत्पत्ति जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये कोण दिखाई दे रहा है ABC। ये देखो ABC, ये कोण है अंतर्लिखित कोण ABC। अंतर्लिखित कोण ABC। तो इस ABC जब यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, इसके द्वारा कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला, सॉरी ये वाला चाप बन रहा है। कोण ABC के द्वारा कौन सा चाप अंतःखंडित हो रहा है? ADC, क्योंकि कोण यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ और यहाँ जाके खत्म हो रहा है, तो इस कोण के बीच का जो भाग है ये इसका चाप कहलाता है। तो अंतर्लिखित कोण का चाप हो गया ADC का। अंतर्लिखित कोण ABC द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा है? अंतःखंडित चाप है ADC। ठीक, अब इसको हमने अभी जो इसके पहले प्रमेय पढ़ा, अंतर्लिखित कोण का जो प्रमेय पढ़ा, वही नियम अब हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था कि अंतर्लिखित कोण जो होता है वो उसके अंतःखंडित चाप का आधा होता है। ये हमने इसके पहले वाले प्रमेय में पढ़ा। तो अंतर्लिखित कोण यहाँ पे कौन सा है? ABC, कोण ABC, और उसका चाप कौन सा है? ADC। ठीक है, 1/2 M चाप ADC, ये हो गया।
ये हमारा नियम कौन सा था? अंतरलिखित कोण का प्रमेय, जो अभी हमने पढ़ा, अंतरलिखित कोण के प्रमेय से। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब जिस तरह से मैंने बी कोण लिया, उसी तरह से अब उसके सामने वाला कोण कौन सा है? डी। अब मैं डी कोण के बारे में बात करूंगी। तो देखो डी कोण कहां से शुरू या ए से हो गया यहाँ तक और ये गया सी तक, तो बन गया मेरा डी कोण। तो मैंने यहाँ पर लिखा कोण ए डी, सॉरी पहले अंतरलिखित लिखेगी कोण ए डी सी, अंतरलिखित कोण द्वारा कौन सा अंतःखंडित चाप बना? अंतःखंडित चाप, देखो ये ए डी सी। अब इसके द्वारा जो चाप बन रहा है वो कहाँ, कौन सा बन रहा है? ये देखो, ये बना ना, ये कोण यहाँ से यहाँ गया, तो इसके द्वारा बना हुआ चाप कौन सा है? ए बी सी। तो कोण ए डी सी अंतरलिखित कोण द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा बना? चाप ए डी सी बना। अब इसी को हम अपने समीकरण में लिखते हैं। तो कोण ए डी सी अंतरलिखित है, ये इसके सामने जो अंतःखंडित चाप है इसका आधा होगा। और ये है मेरा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला। अब इनको हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना, हमको जोड़ना है। अभी मैंने जोड़ते समय बताया था एलएचएस वाला एलएचएस में जुड़ता है और आरएचएस वाला आरएचएस के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो बस अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहां हमने लिखा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब इसको जोड़ना है, तो ये एलएचएस का भाग समीकरण 1 का ए बी सी, समीकरण 2 का एलएचएस वाला भाग ए डी सी, दोनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक। इसके बाद जैसे हमने एलएचएस जोड़ा वैसे ही हमको आरएचएस जोड़ना है। तो समीकरण 1 का आरएचएस 1/2 एम चाप ए डी सी धन दूसरा 1/2, एक मिनट, ए डी सी 1/2 एम चाप ए डी सी, दूसरा समीकरण आरएचएस भाग एम चाप ए डी सी। अब ये दोनों को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ते समय देखते हैं, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे कोण ए बी सी धन कोण ए डी सी बराबर, ये दोनों में 1/2 कॉमन है, बाहर निकाल दिया, इधर बच गया एम चाप ए डी सी और यहाँ पे बच गया एम चाप ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1/2 कॉमन, इसको हम आकृति में देखते हैं। चाप ए डी सी कहाँ दिखाई दे रहा है हमको? ये देखो, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना ए डी सी। इसमें जोड़ना है, कौन सा चाप जोड़ना है? ए बी सी। तो ये ऐसे चले हम लोग और कहाँ पहुंच गए? सी पे पहुंच गए। ए से लेकर इधर नीचे सी पे पहुंचे, यहाँ ए से लेकर इधर ऊपर से सी पे पहुंचे। तो ये पूरा तो क्या बन गया? दोनों चापों को जोड़ा तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त बन गया, पूरा वृत्त बन गया ना। तो पूरे वृत्त का मान कितना होता है? 360 अंश। पूरे वृत्त का माप कितना होता है? 360 अंश। तो ये जो चाप है इसको पूरे को हम यहाँ क्या लिख देंगे? 360। और हमारा कारण क्या है कि ये दोनों को जोड़ के क्या बना? पूरे वृत्त का माप।
पूरे वृत्त का माप, या फिर वृत्त का माप 360 होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 360। अब बस इसको हमको क्या करना है, कट करना है, भाग देना है। ये देखो, ये है हमारे पास 1/2, ब्रैकेट के इसमें यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। और इसको अभी हम क्या करेंगे, कट करेंगे 2 के पाड़े से। 2 एकम 2, ये कट किया, 2 एकम 2, एक आया, एक बच गया, तो ये कितना हुआ, 16, 2 8 16 और 1 2, तो ये कितना हो गया 180। तो यहाँ से जो हमारा आ रहा है कोण ABC धन कोण ADC बराबर कितना हुआ, 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो B और D, जिस कोण की बात करते हैं वो बीच में लिखते हैं, और दोनों हमने अभी बताया था आमने सामने के कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। इसी तरह से अब ये सामने सामने, लेकिन इसको हम क्या करना है, सिद्ध नहीं करना है, बस हम लिख देंगे इसी प्रकार कोण A धन कोण C, ये सम्मुख कोण 180 सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रमेय में अभी हमने बताया चक्रीय चतुर्भुज के कि आमने सामने के कोणों का योग 180 है। इसी तरह से ए और सी, ये भी आमने सामने के कोण है, इसको भी हम 180 सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ हमारा खत्म हुआ चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, जो अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 पर है। ठीक है, और ये परीक्षा में जरूर आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से करके रखना है। एक्टिविटी के रूप में भी आता है, अगर आपको पूरा प्रमेय आता है तो आप इसको वहां पर हल कर सकते हैं, वो एक्टिविटी के रूप में हो चाहे जैसा भी हो।